पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा कायराना हमले के बाद अब बॉर्डर पर युद्ध के बादल छाए हुए हैं। देश में चाहे ज़मीन हो, आकाश या फिर जल हो, तीनों सेनाएं जो हैं वो युद्ध अभ्यास का दम भर रही हैं। और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा हुआ नज़र आ रहा है। युद्ध की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से मॉक ड्रिल होगी, क्योंकि अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को आदेश दिया है कि अपने नागरिकों को युद्ध की स्थिति के लिए तैयार कर लें। अब युद्ध की स्थिति में नागरिकों का क्या रोल रहता है, पूर्व सैनिक किस तरह से इसमें रोल निभाते हैं, क्योंकि हर नागरिक युद्ध के दौरान एक सैनिक की तरह काम करे, यही इस देश का इस समय उद्देश्य होना चाहिए। और ऐसे समय में हम हर आम नागरिक कितना तैयार है, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व सैनिक कल्याण समिति सलाहकार समिति के अध्यक्ष कर्नल गोठियाल जी। उनसे बात करते हैं। उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, चाहे वो करगिल वॉर हो या हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर हो। उनकी कई पोस्टिंग्स जो हैं चाइना बॉर्डर पे भी रही है। उत्तराखंड पाकिस्तान से तो काफ़ी दूर है, लेकिन चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजिक रणनीति रहेगी, इसको लेकर हम विस्तृत बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद आतंकवादी जो हैं अपने हाइड आउट्स में गए। एक तरीके से पूरा प्लान अटैक था, जिस तरह से हमास ने इजराइल पर अटैक किया था उस तरह से इस अटैक को देखा जा रहा है। तो जिस तरह से ये अटैक हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? और आतंकवादी को पूरी तरीके से फ्लश आउट करना या फिर पीओके में जाकर स्ट्राइक करना कितना कठिन है, क्योंकि आपने उस दौर में किया था ये, और इस दौर में अब कितना ये डिप्लोमेटिकली और स्ट्रैटेजिकली कठिन हो सकता है? देखो, हमास ने जो अटैक करा इजराइल के ऊपर, उस लेवल से अगर हम तुलना करें ये जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, तो ये ना इसका एक हमें बैकग्राउंड थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि हमास एक अपने सर्वाइवल के लिए इजराइल पे लगातार अटैक करते रहता है। पर यहाँ जो है ना, यहाँ कहानी थोड़ी सी दूसरे टाइप की है। 1989 में मिलिटेंसी शुरू होती है यहाँ पे अपना कश्मीर वैली में। उस टाइम पे उसे मिलिटेंसी बोलते थे। फिर उसके बाद में वो लेवल उनका बढ़ता गया, उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा आता गया, विदेशी भी आकर के मिलिटेंट्स बन करके और लड़ रहे थे यहाँ पे कश्मीर में। तो उसका नाम फिर धीरे धीरे जब लेवल बढ़ गया तो टेररिज्म रखा गया, क्योंकि एक्ट ऑफ टेररिज्म के होने शुरू हो गए। और तब से अगर देखा जाए तो ये जो एरिया है जहाँ पे ये हुआ है पहलगाम वाला एरिया, इसकी अगर टेरेन को भी देखें ना, तो ये वाकई में एक हमेशा शुरू से एक सेंसिटिव और बड़ी फ्रेजाइल सी एक एक्टिविटी की जगह रही है। मेरे को याद है 1995 में एक ग्रुप बना था, उसका नाम था अल फरान। ये ग्रुप जो है, इसको जो टेररिस्ट जिन्होंने वो ग्रुप को लीड कर रहे थे, उनका एक ही पर्पस था। उन्होंने क्या करा, जहाँ पे ये अटैक हुआ इस बार, इससे ऊपर एक और घाटी है, उसका नाम है लिड्डरवत घाटी। लिड्डरवत घाटी से 6 फॉरेनर्स जो जा रखे थे इंडिया से परमिशन लेके इंडियन बाउंड्री में, तो उनको किडनैप कर लिया। उनमें से एक की गर्दन काटी शुरू में, मैसेजिंग कि थ्रेट, टेररिज्म, डर, वो वाला। बाकी जो 5 थे उनमें से एक इनके हाथ से भाग गया, और जो 4 थे वो आज तक उनका पता नहीं चला है। पर पर्पज़ उनका ये था कि उस टाइम पे जो एक टेररिस्ट तिहाड़ जेल में बंद था, अज़हर मसूद को छुड़वाने के लिए दबाव कैसे डाला जाए, ये था लिड्डरवत घाटी। ये ड्यू नॉर्थ जहाँ पे अटैक हुआ है उसके ऊपर हो गई। इसी के बगल में अमरनाथ का बेस कैंप है, अमरनाथ यात्रा का, मतलब सेंसिटिव है। इसके राइट साइड में फेमस मशको वैली है। अब तो सड़क चली गई है, पहले मशको वैली को सेफ हेवन बोला जाता था टेररिस्ट का। किस टेररिस्ट के गोली लग गई तो वो उसको लेके जाते थे, वहाँ इलाज कराते थे। इसके बाएं तरफ मशको वैली बाएं तरफ हो गई, जहाँ पे कारगिल युद्ध हुआ था। इसी एरिया में त्राल घाटी है, जहाँ पे कि फेमस सरदारों को मारा गया था, 36 सिंहपुरा इंसिडेंट हुआ था। यहीं पे बुरहान वानी पैदा हुआ है। इसी जगह पे एक गांव है लाम, जहाँ पे कि जैश ए मोहम्मद का बहुत बड़ा गढ़ होता था, और उनका कमांडर जो होता था, जिसने 2001 में पार्लियामेंट अटैक प्लान करा था, गाजी बाबा, उसका गढ़ होता था। तो ये जगह ना बड़ी सेंसिटिव हमेशा रही है। फिर अमरनाथ की यात्रा। अब क्या हुआ है कि जब से इंडियन फोर्सेस ने धीरे धीरे करके अपने ऑपरेशंस के तरीके बनाए, टेररिज्म रिड्यूस होना शुरू हो गया। ऊपर से मोदी सरकार ने वो डिसीजन लिया आर्टिकल 370 को हटाने का। उसके बाद ना बहुत सारी चीज़ें जब डेवलप होनी शुरू हुई कश्मीर वैली में, शालीमार बाग, निशाद बाग, इनका डेवलपमेंट हुआ।
जो मस्जिद शाम को ईशा की नमाज के लिए लोग नहीं जाते थे शाम की वजह से, अब खुलेआम वहाँ जा रहे हैं, जगह जगह क्रिकेट और गेम्स हो रहे हैं। तो उससे ना दिखना शुरू हो गया कि टेररिज्म अब एक रिडक्शन वाले उसमें बिल्कुल ही आना शुरू हो गया, टेररिस्ट एलिमिनेट होने शुरू हो गए। तो अगर आप इसको ना नोट करें तो कश्मीर वैली नहीं, कश्मीर वैली के साउथ में, पीर पंजाल के साउथ में जो एरिया बनता है, पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, यहाँ पे ना हिंदू बेल्ट भी है। टेररिस्ट ऑपरेशन पिछले 2-3 साल से यहीं पे ज़्यादा हो रहे हैं। सारे जो मर रहे हैं कहीं सीरियसली वो भी मारे जा रहे हैं, लेकिन अटैक जो कर रहे हैं वो सारे उधर थे, कश्मीर वैली में था ही नहीं कुछ। अब कश्मीर वैली में एक सॉफ्ट टारगेट इनको अचानक मिला और इन्होंने अटैक कर दिया। वो खाली इसलिए कि इनको ना मौका मिल गया, पर उसमें तो कहीं हमारी चलो जो भी कमी रही होगी, पर उसमें बड़ा साफ एक चीज़ दिखती है कि इस अटैक और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो अंदर जो चीज़ें चल रही हैं। अभी 2 साल पहले वो खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर सिविलियंस ने जाकर के वो कैंट के अंदर घुस करके तोड़ दिया। पाकिस्तान का जो अभी चीफ है, पहले आईएसआई का चीफ होता था मुनीर, जनरल मुनीर के स्टेटमेंट देखो, है वो ठीक है काफ़ी जिहादी विचार का भी है, पर उसके स्टेटमेंट देखो, पाकिस्तान हमारी जगलर वेन का मतलब होता है उसे किसी ने काट दिया तो आदमी वैसे पाकिस्तान ख़त्म, कि पाकिस्तान को तो सर्वाइव करना है। पाकिस्तान की अब इसी नज़रिए से जैसे इंडिया की देख रहे हैं, बनावट को देखें, एक्टिविटी को देखें, तो कभी अफ़गानिस्तान में पहले रशिया ने ऑक्यूपाई करा अफ़गानिस्तान को, जिसे बोलते थे बियर ने वो करा, तो बियर को जब ट्रैप करा गया तो पाकिस्तान का रोल था। तब अफ़गानिस्तान में रशिया के साथ में पाकिस्तान था। फिर आया अमेरिका, तब पाकिस्तान साथ में था। तो साथ का मतलब यह है कि वो अपनी कुछ हर एक्टिविटी में रोल जो प्ले कर रहा था, उससे पाकिस्तानी भी धीरे धीरे एक माइंडसेट में ट्रेन होते जा रहे थे कि हमारी ज़िंदगी, हमारी जो एक एथिक्स हैं वो ये है कि हम टेररिज्म को ही सपोर्ट करें। अब वो सारे के सारे लोग, बाद में ओसामा बिन लादेन आया, ओसामा बिन लादेन ने पाकिस्तान में मारा गया। अमेरिका में जो हमले हुए वो सारे टेररिस्ट पाकिस्तान में ही कहीं विदेश के वहाँ ट्रेन हो रहे थे। अब इन सब का जो एक अच्छी जो ट्रेनिंग वो करने वाले पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई बोलो, जो मर्जी बोलो, तो लोगों के अंदर माइंडसेट में भी ना ये चीज़ें भरती गई। आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया भी इस तरह का ऑपरेशन कर सकता है, जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को मारा था, हाफिज सईद को भी, जैसे अभी लोकेशन भी उसकी ट्रेस हुई थी, इस तरह से अटैक कर सकता है? बिल्कुल। अब तो क्या हो गया है कि मैं जो ये अभी बता रहा था आपको, उसी में ना, क्योंकि अब इंडियन साइड में टेररिस्ट का आना हो गया है बहुत मुश्किल। अफ़गानिस्तान में एक अलग टर्मोइल चल रहा है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके बगल में जो देश हैं जिनको हम बोलते हैं ऑयल बेस्ड जिनकी इकोनॉमी है, वो कंट्रीज़, उन्होंने टेररिज्म को रिड्यूस करना शुरू कर दिया है। तो ये सारे का सारा जो माइंडसेट जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेन होता था, अब इनके पास तो कोई जगह ही नहीं बची, तो ये कहाँ पे करेंगे? ये पाकिस्तान में ही कर रहे हैं एक्टिविटी। पहले जो टेररिस्ट आते थे इंडिया में, तब एक कहानी होती थी कि हिजबुल मुजाहिदीन के जो टेररिस्ट थे वो होते थे कश्मीर इंडिया के, तो उनको पाकिस्तान जब ट्रेन करता था, उनको ना इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जो होते हैं वो बनाना सिखाता था। जो लश्कर और जो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट होते थे उनको आईडी बनाना नहीं सिखाया जाता था। कारण कि जाओगे तुम कश्मीर में, बाबुले हिंद कश्मीर बोलते थे, कश्मीर में जाओगे, वहाँ पे जाके तुम टेररिज्म की एक्टिविटी करो, आपका टारगेट ख़त्म हो गया 2 साल का, तो कश्मीरी तो कश्मीर में ही रहेगा, पाकिस्तानी वापस आएगा तो फिर वो आईडी वहाँ तो है नहीं जगह, तो पाकिस्तान में ही लगाएगा। अब पाकिस्तान में ना वो सब होना शुरू हो गया। तो इन सब से जब चीज़ें बढ़नी शुरू हुई, तो हमको तो एक मतलब डेवलपमेंट के जो तरीके हम बना रहे थे, हमको एक बड़ा अच्छा नैरेटिव अपनी साइड में बन गया है। अगर युद्ध की जो आज हालत है, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है कि नैरेटिव क्या है। हमारा जो नैरेटिव है बड़ा क्लियर बन रखा है कि हम बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और डिसीज़न मेकिंग की इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है, खुद गवर्नमेंट का जो लीडर है मोदी जी, वो डिसीजन मेकिंग में तो क्रिस्प है, इनपुट्स भी बहुत सही तरीके से लेते हैं। तो अब उस तरीके की चीज़ें सारी जनता, सारे देश के लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट इकट्ठे हो रखे। मॉक ड्रिल का क्या महत्व है सर? जो मॉक ड्रिल का अभी गृह मंत्रालय ने घोषणा करी है और आज बैठक भी होनी है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? उत्तराखंड एक स्ट्रैटेजिक स्टेट है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो हम बॉर्डर शेयर नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान का दोस्त हमारे बगल में बैठा है, हमारा जो नेबर है चाइना, उस लिहाज से उत्तराखंड में मॉक ड्रिल का कितना महत्व है? मॉक ड्रिल का तो पूरे देश में महत्व है, और मॉक ड्रिल का महत्व इसलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी प्रैक्टिस में रहनी चाहिए,
उत्तराखंड में तो पहले भी जैसे डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए भी मॉक ड्रिल की जो एक कार्रवाई है वो बच्चों को सिखाने का, सिलेबस में डालने का एक प्रोग्राम होता है। कल अगर युद्ध हो जाता है तो उसमें क्या ड्रिल्स होनी चाहिए, क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, वो ना एक सोसाइटी का एक हिस्सा होना चाहिए। उत्तराखंड में हमें आज क्या देखना चाहिए, मतलब मैं अगर बात करूं, पहले तो एक एज एक्स सर्विसमैन, उसके बाद में जिस लीग को मैं देख रहा हूं और जो मैं उत्तराखंड के तरीके को समझता हूं कि यहाँ के लोगों की सोच क्या है, हमारी मॉक ड्रिल में शामिल होना चाहिए ये समझना कि खाली मॉक ड्रिल का मतलब अगर अटैक आता है तो लाइट बंद, ये जो कहीं पे ये आग लगने के चांसेस हैं, कहीं पे हाई डेंसिटी लोग इकट्ठे हो जाते हैं जैसे पिक्चर हॉल के बाहर या पल्टन बाज़ार के बाहर, उस डेंसिटी को कैसे रिड्यूस करा जाए ताकि टारगेट ना हो वो, ये तो एक प्रोसेस है ही। लेकिन इसके अलावा हमारा आज बनता है कि हम कैसे अपना योगदान इस युद्ध में भारतीय सेना और भारत देश को दें, और उसका तरीका है, हम इस रूम में 10 लोग बैठे हैं, हम सब एक वॉलंटियर बने, क्योंकि हम सब अगर हथियार ट्रेंड हैं तो हमारा कुछ और ड्यूटी होगी। हम लोग जब यहाँ से फोर्सेस कहीं जाती हैं तो फोर्सेस तो नौकरी पे हैं, फोर्सेस का हर आदमी कहीं ना कहीं आगे यूज़ होगा, तो उसकी ड्यूटी हम कैसे ले सकें। यहाँ पे जो गार्ड्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं, कहीं अटैक हो गया तो उनको कैसे रीइंफोर्समेंट भेजे जाते हैं, कैसे राशन पानी की चेन कैसे अच्छे तरीके से आगे जानी चाहिए। अगर फ़ौज की गाड़ी जा रही है तो जैसे होता है ना, एम्बुलेंस चल रही है तो सारी गाड़ियाँ साइड में, आज की तारीख में अगर फ़ौज की गाड़ी जा रही है तो सब अपनी साइड दे दें गाड़ी को, ताकि वो अपने तरतीब से टाइम पे पहुंच सके। पूर्व सैनिकों का क्या रोल रहता है? आप क्योंकि सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हैं और एक वेटरन भी हैं डेकोरेटेड, तो उसमें हम एक तरीका बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन का एक डेटा उनसे वॉलंटियर पूछ करके, किस सर्विस में पहले रहे हैं, इन्फेंट्री में, जैसे मैं इन्फेंट्री में रहा हूँ, कोई आर्मर्ड कोर में रहा है, कोई सप्लाई में रहा है, कोई ऑर्डिनेंस में रहा है, कोई मेडिकल में रहा है, इनका किस प्रकार से हम एक डेटा बना करके अपना वो करें, कब रिटायर हुआ, मतलब जनरली होना चाहिए कि 60 ईयर्स से कम लेकर के, उसके बाद में इनके पहले एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, उसके बाद में इन्होंने पहले जो चीज़ें करी हैं उसको अब हम आज किस पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हम कर सकते हैं कॉन्वॉय के गाइडेंस में, इनको हम कर सकते हैं जो रियर एरिया में जो ड्यूटीज़ होती हैं उन ड्यूटीज़ को इनको दे करके, मतलब ऑब्वियसली आर्मी और डिफेंस के साथ में जॉइंट वो करके। आज बहुत बड़ी ज़रूरत होती है मोराल बूस्टिंग की, ब्लड ग्रुप, ब्लड डोनेशन वाले कौन होंगे, उसके बाद में कहीं पे जो फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं, जो फ़ौजी आज फॉरवर्ड एरिया में जाएगा उसकी फैमिलीज जो रह रही हैं उनका हौसला कैसे बढ़ाया जाए, उनके घर में जा कर के बैठ के बताया जाए कि आज जो तुम्हारा हस्बैंड है ना, तुम्हारा जो लड़का है, वो जो कार्य करने जा रहा है उसको तो हम सब प्रणाम करते हैं। तो ये वाली जो प्रोसेस हैं इनको अगर हम एक तरतीब से बना पाएँ तो मेरे को लगता है कि हम अपना योगदान इस वाले युद्ध में, इस वाले माहौल में अच्छा दे सकते हैं। पर जहाँ तक बात है युद्ध की कि इन वाली कार्रवाइयों को देख कर के ही मेरे को लगता है कि पाकिस्तान का तो मोराल पहले ही जो डाउन हो रहा है वो और ज़्यादा डाउन होगा। लड़कियां बड़े अच्छे कार्ड्स बनाती हैं, वो होली में, दिवाली में फौजियों को भेजती हैं। आज ये माना जाए कि रोज़ ही होली हो रही है, रोज़ दिवाली हो रही है। आपने तो महिलाओं को भी, लड़कियों को भी सेना में जाने के लिए ट्रेन किया है। उत्तराखंड की लड़कियां जो हैं या बेटियां हैं, वो भी आपको लगता है कि लड़ने के लिए सक्षम है? बिल्कुल, लड़ाई तो देखो, युद्ध तो है कि दुश्मन को बर्बाद करना है, उसकी ज़मीन को ऑक्यूपाई करना है। उसको लड़ने के जो प्रयास हैं उसमें किसी ने जाकर के अटैक करना है, किसी ने जाकर के अटैक करते हुए जो एमुनेशन ख़त्म हो रहा है वो पीछे से एमुनेशन लेके आना है, किसी ने खाना बनाना है, किसी ने ऐसा रोल प्ले करना है कि मान लो मेरे गोली लग गई, मैं जो अटैक में जा रहा हूँ, तो मेरी बदली दूसरा कौन आएगा, वो कैसे मोटिवेटेड रहे। तो ये वाले जो सारे काम हैं इसमें तो हमारे समाज के हर इंसान की आज एक ज़रूरत है, छोटे बच्चे की भी है। छोटा बच्चा जब कार्ड बना करके भेजेगा ना, सियाचिन ग्लेशियर में जो ड्यूटी पे बैठा है, अंकल आई लव यू, तो उसका मोराल वैसे ही बहुत तगड़ा हो रहा है। तो आखिरी सवाल आपसे, रोल हमको जरूर डिफाइन करने की ज़रूरत है, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। आखिरी सवाल आपसे लेंगे। इस ज़माने में जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर होता है वो एक बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि अफवाह एक बड़ा रोल प्ले करती है दुश्मन को और मजबूत करने के लिए। तो जो अफवाह सोशल मीडिया पे चलती है या व्हाट्सएप पे चलती है,
उससे लड़ने के लिए आप एक आम नागरिक को क्या कहेंगे? आपको आर्मी का एक्सपर्टीज़ है, वॉरफेयर का एक्सपर्टीज़ है, इस दौरान एक आदमी को क्या करना चाहिए? एक चीज़ होती है कि अपना मुंह कम से कम खोलो। जब वो चीज़ हम समझ जाएंगे कि मछली फंसती ही इसलिए है जब वो मुंह खोलती है। वो खुलती है चाहे वो कांटे में कोई चीज़ ल्योर करने वाली है, चाहे किसी ने कोई चीज़ बोली है उसको आगे चर्चित करने के लिए। अगर हम वो समझ पाएँ कि आज अपना मुंह और अपने विचार को हम किस तरीके से एक लिमिटेशन में रखें और चीज़ों को समझें। सोशल मीडिया तो चलो एक काम चलता ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा ये जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर ही आज पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है। उनका चीफ कह रहा है कि हम टू नेशन थ्योरी में बन रखे हैं, जो दो देश हैं। तो मतलब वो ना अपनी जनता को कैसे हतोत्साहित कर रहा है, और हकीकत भी है। आने वाले समय में कभी अगर होता, शायद पाकिस्तान दोबारा रिक्वेस्ट करता, इंडिया के साथ जुड़ भी सकता था। लेकिन अब तो उनकी आर्मी के जो चीफ है और जो जनरल्स हैं, वही ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारा रुतबा अपनी सोसाइटी में रहना चाहिए। सोसाइटी गई भाड़ में, लेकिन हमको जो एक फ्लैट मिलता है, हमको गाड़ी मिलती है पोस्ट रिटायरमेंट, वो हमारी बनी रहे, ताकि हम एज अ डीप स्टेट एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सकें। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो पाकिस्तान अपनी जनता में अपने आप ही भर रहा है। और उनके अगर स्टेटमेंट्स देखो, आप देखो उन चैनल्स को जो कि इंटरनेशनल, दोनों इंडिया और उसको मॉनिटर कर रही हैं, बड़ा साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं अब वो वाला स्टेज आने शुरू हो गया है कि पाकिस्तान की तरफ जो नैरेटिव बनना चाहिए उनकी तरफ से, युद्ध की तरफ का, वो नैरेटिव में ना कहीं अब फ्रिक्शन आने शुरू हो गए हैं। अब एक सोल्जर है पाकिस्तान आर्मी का, सोल्जर तो लड़ेगा ही, कोई शक नहीं है, लेकिन हाईली मोटिवेटेड सोल्जर और डीमोरलाइज सोल्जर में तो फ़र्क होता है ना। पाकिस्तान को पता है हर बार अटैक अभी तक इंडिया में पाकिस्तान ने ही करा है। 48 में उन्होंने करा, 65 में करा, 71 में करा। इंडिया ने पहली बार जब उन्होंने अटैक करा तो हमने पूरी उनकी जो बाउंड्रीज थी पीओके की, वो लेकर के फिर हमने छोड़ दी। उसके बाद में 65 में अटैक करा तो उसमें पाकिस्तान बर्बाद हुआ। 71 में अटैक करा, हमने हाजीपीर ले लिया था, हाजीपीर हमने छोड़ दिया, दो देश अलग अलग हो गए। अब हमारे तो सारे अटैक्स, और पिछली बार हमने एक मैसेज दिया है कि हम इजराइल की तरह अब अपने ऑपरेशन ऑफ वॉर में अंदर घुस करके भी तुम्हें डिस्ट्रॉय करेंगे। आज हम पूरे के पूरे तैयार हैं। हमारे जो वॉर प्लान्स होते हैं वो तो पहले ही ना बने हुए होते हैं। उन चीज़ों के बारे में तो कोई ऐसा नहीं है आज डिस्कशन हो रहे हैं। अभी तो रेपरकशंस ये देखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बर्बाद होकर के और ज़्यादा कहीं मतलब ह्यूमैनिटेरियन उसमें कहीं हमको चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चाइना, ये बांग्लादेश, ये तो बातें चलती रहती हैं, इनके हमारे अपने रोज़ प्रैक्टिसेस चलती हैं। अब तो हमने थिएटर कमांड बनाने का पूरा वो कर लिया है। अब तो तीनों की तीनों फोर्सेस एक साथ स्ट्राइक कर सकती हैं, मतलब ग्राउंड, नेवल और एयर फोर्सेस। तो हमारे तो बड़े अच्छे सिस्टम बनते जा रहे हैं, और ओवरऑल बाकी देश भी हैं जो देख रहे हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान और पाकिस्तान के टेररिज्म को एलिनिएट और डिस्ट्रॉय करने के लिए इस टाइम पे इंडिया के स्टेप्स अच्छे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष कर्नल कोठियाल, उन्होंने बताया कि किस तरह से कश्मीर में जो टेररिज्म को एलिमिनेट किया भारतीय सेना ने, कहीं ना कहीं उसका फ्रस्ट्रेशन दिखता है पहलगाम अटैक और कायराना हमले के बाद जिस तरह से भारत ने अपना रुख अख्तियार किया है, उससे पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से भयभीत नज़र आ रहा है। जैसा कर्नल कोठियाल ने भी बताया कि पाकिस्तान का एक सैनिक जो है उसका मोराल जो है टूटा हुआ है। और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से जिस तरह से सूचनाएं आ रही हैं उससे लग रहा है कि सेना के अंदर ही टूट है, और पुलिस और सेना की जो लड़ाई है उसके विजुअल्स भी आमतौर पर देखे जा सकते हैं जिस तरह से वहाँ के हालात हैं। तो अब देखना होगा मॉक ड्रिल के बाद कि हमारे जो राज्य के प्रशासन हैं या राज्य सरकारें हैं वो कितना तैयार हैं युद्ध से निपटने के लिए। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।